बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आज तवील खामोशी के बाद एक तकरीब से खिताब किया, जिसमें उन्होंने इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने लगाए। नवाज शरीफ ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि डी चौक में खड़े होकर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को यह कहने वाला कि मैं उसे रस्सा डालकर बाहर निकालूंगा, आज जेल में पड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि केपी हुकूमत की जानिब से पंजाब पर यलगार की बात होती है। क्या आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई करवाना चाहते हैं ताकि यहां खून खराबा हो? ये कभी नहीं हो सकेगा। नवाज शरीफ माजी में जकड़े हुए नजर आए और उन्होंने एक मरतबा फिर मुझे क्यों निकाला का शिकवा भी किया। यह भी कहा कि 5 जजेस ने 25 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया, लेकिन उनसे किसी ने सवाल नहीं किया। नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ी है, मगर आईनी तरमीम हो या अदालती मामलात, इस पर नवाज शरीफ ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। जबकि दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत हुई। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया तो उसे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुस्तरद कर दिया। ताहम चीफ जस्टिस ने अली जफर की इस्तदा मंजूर करते हुए इमरान खान से फौरी मुलाकात करवाने के अहकामात जारी कर दिए। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और पीटीआई के वकील मुस्तफीन काजमी में खासी गर्मा गर्मी भी हुई। मुस्तफीन काजमी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला आएगा। जिसके बाद अदालत में सिविल कपड़ों में मौजूद पुलिस एहलकारों ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। गुज़िश्ता रात ईरान की जानिब से 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए इसराइल पर हमला किया गया। ईरान की जानिब से यह कहा गया कि हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत का जवाब है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने हमला करके बहुत बड़ी गलती की, इसकी कीमत चुकाना होगी। ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि ईरान और इसराइल में जारी इस कशीदगी के खत्ते पर क्या असरात होंगे और क्या मशरिक़ वुस्ता किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में यह भी जानेंगे कि नवाज शरीफ आला अदलिया से मुताल्लिक़ कानून साजी पर चुपका रोजा कब तोड़ेंगे और आर्टिकल 63A का ऊंट किस करवट बैठेगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज 3 शहरों में एहतजाज किया गया, मगर कारकुनान की गिरफ्तारियां भी हुई और अब पीटीआई ने 4 अक्टूबर को डी चौक पर भी एहतजाज की कॉल दी हुई है। इस समेत दीगर टॉपिक्स प्रोग्राम में डिस्कशन का हिस्सा होंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में तज्जियाकार मुबशिर बुखारी साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं सना मिर्जा साहिबा और इसार राना साहब। इससे पहले कि हम मियाँ साहब के हवाले से गुफ्तगू करें कि क्या वजह है, क्या ऐसा दुख है जो उन्हें सोने नहीं देता, उनकी रातों की नींदें उड़ा रखी हैं, वो क्या कहते हुए हमें नजर आए और क्या बयानियां दोहराते हुए नजर आए, आइए जरा सुनते हैं। भाई पंजाब केपी के और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो? अजाइम क्या आपके? आप उन लोगों से भी पूछें जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए केपीके के लिए क्या किया है। वो जो 5 जजों ने मेरे खिलाफ जो फैसला किया था कि वजीर आजम को निकाल दो, 25 करोड़ का एक वजीर आजम है, उसको 5 जज बैठ के निकाल रहे हैं और किस बिना पे कि तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा तुमने उसको नहीं लिया, तुमने उसको अपने बुक्स में शो नहीं किया, लिहाजा तुम्हारी छुट्टी। ये धरनों की सियासत ने आज पाकिस्तान को ये इसाराना साहब, ना दिन को चैन है ना रात को करार है, सवाल एक यही है, शिकवा यही है कि मुझे क्यों निकाला। बताइएगा मियां साहब, इससे आगे कब बढ़ेंगे? मुझे तो हैरानगी हो रही है कि जिस शख्स के पास पाकिस्तान के तमाम मसाइल की कुंजी थी वो इतने मासूम है कि उन्हें यही नहीं पता चल रहा उन्हें क्यों निकाला है। अभी तक उन्हें यही नहीं समझ आ सकी। और वो एक मेरे दोस्त है संता, साइकिल से गिर पड़े तो खातून हंस पड़ी तो कहते कि बाजी हंसो ना, मैं लथ दई अंजा। तो वो 3 दफ़ा इसी तरह लथे हैं, उन्हें फिर भी नहीं पता चल रहा कि उन्हें क्यों निकाला है। और आज दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो कहा ना कि आप केपीके को लड़वाना चाहते हैं पंजाब से, तो मियाँ साहब का तो फेवरेट मैदान है ये। अच्छा, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम थी तो मियाँ साहब और करते क्या थे? वजीर आजम की एंट्री पंजाब में बैन थी। पंजाब बैंक किसने बनाया था? रातों रात जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग किसने लिखवाया था?
मुझे अभी तक मियां साहब की समझ नहीं आ रही कि वो अंजुमन फिल्म का गाना है ना कि इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ़ल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। वो बेचारे ना कह सकते हैं सही तरह को कहना क्या चाहते हैं। वो जो कुछ तो एक कह बड़ा गए, आज तो जुमला ये ना कह भी रहे कह भाई रहे तुम थे कि कहना क्या 5 चाहते हो। जजेस ने मिलकर मुझे निकाला, लेकिन बड़े एहसान फरामोश है, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। हाँ। मियां साहब साल पहले तो इन तमाम नहीं। जजेस ने मिलकर उनको मुल्क में वेलकम किया था। जिस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया, मुझे नहीं लगता किसी और को किया जा सकता रहा होगा। नहीं, उन्हें खासा मेरा लगता है आराम आया है, क्योंकि उन्होंने आधा आज सच बोला। पहले तो वो जनरल बाजवा का नाम लेते थे, वो तो जलसों में गुजरांवाला के जलसे में कहते थे कि जनरल बाजवा तुमने मेरी हुकूमत खत्म की थी। आज वो नाम नहीं ले रहे। मेरा ख्याल है उन्हें खासा आराम आ गया, उन्हें पता चल गया कि आपने कितना बोलना और कितना नहीं बोलना। फिर कहते हैं जी डयाला जेल में बैठा हुआ शख्स कैद है। कैद तो आप है जो बाहर भी बैठ के सच नहीं बोल सकते। कैद तो आप हैं जो आप एक जुमला आजादाना नहीं कह सकते। वो कह रहे हैं जी हम वो शख्स जो अडयाला में बैठा, अडयाला जेल वाला बैठा हुआ तो सुबह से शाम तक, जैसे डॉक्टर कहता है सुबह दोपहर शाम आपने ये दवाई खानी है, आप 4 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ कर रहे होते हैं। और ये भी छोड़ें जी, वो जो कह रहे हैं कि जी KPK के लोग पंजाब में इलाज कराने आते हैं, तो भाई कोई एहसान करते हैं। ये मुल्क है पाकिस्तान को, पंजाब अलहदा स्टेट है। पंजाब से लंदन इलाज कराने तो नहीं जाते ना, अपने मुल्क में आते हैं। और पाकिस्तानी 24 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है, किसी एक का थोड़ी पाकिस्तान है। और फिर दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं, मियां साहब का अलमिया ये है कि मियां साहब को जितना स्क्रिप्ट दिया गया कि आपसे इससे बाहर नहीं बोलना, वो नहीं बोल सकते। शुक्र है चले उन्होंने कुछ रोजा तोड़ा, कोई थोड़ा सा बोलना तो शुरू किया। नहीं, अभी भी रोजा मुकम्मल टूटा नहीं है, जो मर्जी कर रोजा भी मुकम्मल टूटा नहीं है। सना साहिबा उन्होंने चिड़ी रोजा रखा हुआ है ना। अच्छा, उन्होंने चिड़ी रोजा रखा हुआ है। वो दोपहर को थोड़ा सा तोड़ देते, शाम को थोड़ा सा तोड़ देते। सच नहीं बोल सकते, बोले ना, बताए ना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने डील करके वो पाकिस्तान आए। ठीक है, बताए ना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसी जुडिशरी से डील करके पाकिस्तान आए। इनके हुदैबिया केस हो, चलेंगे इस सवाल का जवाब मैं सना साहिबा से ले लेती हूं। कुछ भी हो, एक जुम्बिश में सारे खत्म हो गए। यही जुडिशरी है जिसने इनको घर भेज के बायोमेट्रिक करवाया। हाँ बिल्कुल, जिसने उन्हें रिलीफ दिया। इस मुल्क में जिस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया वो हम सब ने देखा, और बहुत से साफ हजरात ने उसे ऑब्जेक्ट भी किया कि क्या इसकी माजी में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है या नहीं है। और दूसरा ये भी कि जिस तरीके से वो एक पार्टी के चेयरमैन हैं, एक पार्टी के सदर हैं, पार्टी के सरबराह हैं, उनका नैरेटिव होना चाहिए, उनका एक बयानिया होना चाहिए। बेटी उनकी वज़ीर आला है, भाई उनके वज़ीर आज़म है, इसके बावजूद ये शिकवे, ये शिकायतें अब मुनासिब रहती हैं कि मुझे क्यों निकाला। कहते हैं कि दो चीजें आपने जिनकी तरफ इशारा किया, एक ये कि जहां जिस जुडिशरी से इतना, अगर तो मैं सही समझी हूं कि जितना रिलीफ मिला, पहले ये समझना पड़ेगा कि जुडिशरी जिसके बारे में अब इतनी बातें की जा रही हैं, इस जुडिशरी का माजी क्या रहा है। हमारे सामने साकिब निसार साहब भी रहे हैं, सजाद अली शाह साहब भी एक जमाने में रहे हैं, फिर अता बंदियाल साहब का दौर तो मेरा ख्याल है कि मेरे और आप जैसे लोगों को बखूबी याद होगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जुडिशरी कब किस तरह इस्तेमाल हुई है। अगर इस मर्तबा जुडिशरी जो है वो ये समझ रही है कि वो बेहतर सूरत में सामने आ सकेगी, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन जैसा माजी रहा है वैसा हाल ही है, और वैसा ही तकरीबन मुस्तकबिल भी होगा। बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक आपने बात की मियां नवाज शरीफ साहब की एक हुकूक के अलमबरदार और एक सियासी लीडर की हैसियत से, देखिए मेरी नजर में जिसने भी यहाँ पर सियासी लीडर बनने की कोशिश की है उसका मुस्तकबिल कभी भी अच्छा नहीं रहा। हमारे सामने कई मिसालें मौजूद हैं। ये बात दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक अंडरस्टैंडिंग के तहत लाए गए थे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसके अलावा जो दीगर लोग सियासत में लाए गए या फिर आए और सियासत से निकाल दिए गए, वो किस तरह लाए गए और किस तरह भेजे गए, ये भी हमारे सामने मौजूद है बात। तो आई थिंक नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है और जिस तरीके से हुकूमत अपनी गवर्नेंस को लेकर चल रही है, उससे 100% डिसएग्री करते हैं। और वो इसीलिए पब्लिक प्लेसेस पे बहुत ज्यादा नजर नहीं आते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मतलब डिसएग्रीमेंट इस हद तक है कि आईनी मामलात पर या आईनी तरमीम पर वो एक लफ्ज नहीं कह पाए, और ना ही कभी उनका कोई बयान मंजर आम पर आया। देखिए, ये समझने की जरूरत है कि ये आईनी तरमीम लाई जा रही है या लाने की कोशिश की जा रही है, ये खुद हुकूमत की एमा पर आ रही है या फिर किसी और की एमा पर आ रही है ना। अगर आप लेकिन इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी तो खुद हुकूमत है ना, जिसमें उनके भाई वज़ीर आज़म है। मेरा ख्याल ये है कि इस जो आईनी तरमीम है इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी इस वक्त ये सिस्टम है। अच्छा। इस सिस्टम में बहालत मजबूरी नून लीग की हुकूमत मौजूद है, इसलिए उसका फायदा अल्टीमेटली नून लीग को पहुंचेगा। अगर इस आईनी तरमीम की इतनी अशद जरूरत नून लीग को होती तो इससे पहले भी हुकूमतों के
दरिया मैं ये पूछना नहीं, चाहता हूँ आवाज- सना से कि इस सिस्टम से क्या मुराद है अच्छा, कि सर- सिस्टम को फायदा होगा? सिस्टम से हाँ। मुराद ये है कि जो सिस्टम बाजाहिर, इसको अगर आप थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में क्रिएट करते तो मैं कह दूंगी हाइब्रिड सिस्टम जो क्रिएट किया गया है, सिस्टम में इस वक्त जिसको हुकूमत दी गई है वो नून लीग है। अगर उसकी जगह कोई और जमात किसी और का चेहरा होता तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी वो होते। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात है, देखिए एक मफरूजा इसका मतलब डेमोक्रेसी वगैरह तो कुछ नहीं है, इलेक्शन विलेक्शन तो फिर आप कह रही हैं कुछ नहीं हुआ ना। मेरी अर्ज सिर्फ इतनी है कि मिसाके जमहूरियत की बात कर रहे थे ना कि 2006-7 में हमने मिसाके जमहूरियत की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए गए थे, उसकी बात हुई थी। भाई उस वक्त से लेके अभी तक आप सो रहे थे, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जरूरत उस वक्त क्यों नहीं महसूस हुई? एक तरफ बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जी ये पिछले 15 सालों में 16 सालों में एतराज क्यों नहीं किया गया वकला बरादरी की तरफ से। तो मेरा भी सवाल उनसे यह है कि पिछले 15-16 सालों में आपने क्यों जरूरत महसूस नहीं की? 5 साल आपकी हुकूमत रही है 2008 में, उसके बाद नून लीग की हुकूमत रही है। आपको ये मान लेना चाहिए कि जो इश्यूज जिनके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं, जिन इश्यूज को आप पास करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट आपको सूट नहीं करती है। उसके लिए आप जजेस की तादाद भी बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम केसेस दूसरे कोर्ट्स में चले जाएं। लेकिन मैं फिर उसी पॉइंट पर फोकस करूंगी कि देखें इस वक्त जो हुकूमत है, इस हुकूमत की जगह कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत होती, उससे भी यही काम लिया जाना था। अगर आपको सिस्टम को चलाना है तो आपको इन तमाम केसेस को डाइवर्ट करना पड़ेगा। ठीक है किसी सर और साहब, कोर्ट आपका की पॉइंट तरफ। आया, आपका उसको पॉइंट बजाय आया, उसका लेकिन नजर आपके नहीं आ सवाल में आप सॉरी आपके तज्जिए में एक आपने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से बात की ना, वो खालिद साहब आपने दोनों हमारे तज्जियाकारों का तज्जिया सुना। ठीक है, अब दो सवाल है मेरे। पहला तो ये कि तब वतन वापसी पर तकरीर की तब मियां साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला। टिकटों की तकसीम का मामला आया, जहां जहां जाते थे वहां पर यही दुखड़ा अर्ज करते हुए हमें वो नजर आते थे। फिर पार्टी इजलास को जब उन्होंने चेयर किया, बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए, तब भी मियां साहब ने यही बात की, ना कोई नैरेटिव, ना कोई बयान या कोई कुछ नहीं, और इलेक्शन में कूद पड़े। दूसरा ये कि वो एक पार्टी के सरबराह हैं, उनके पास एक नैरेटिव होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल रिवाइवल के हवाले से गुफ्तगू होनी चाहिए कि पीएमएल किस तरीके से आगे चलकर अपने सियासी मामलात को देखेगी। लेकिन वो तो आईनी तरमीम के हवाले से भी बात करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। और दूसरा ये भी कि एक तरफ बिलावल हैं, एक तरफ मियां साहब हैं, लेकिन जिस तरीके से बिलावल इस मामले को लीड कर रहे हैं एक पार्टी चेयरमैन होने के नाते, एक जीरक और एक तजुर्बाकार सियासतदान और माजी में कई बार वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल कर रखने वाले मियां साहब इस मामले पर कोई गुफ्तगू करते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ बशर्ते कि मुझे बोलने दिया जाए, दरमियान में इंटरप्ट ना ठीक करें है। और फिर जल्दी नहीं आप डालेंगे। ठीक है, ठीक है। नंबर 1, मुझे क्यों निकाला है, ये कोड वर्ड है। ये मुझे क्यों निकाला जो है, जो मैंने महसूस किया है वो बार बार इसलिए रिपीट करते हैं, ये उन ताकतों से पूछ रहे होते हैं कि उन आराम जे उन चैन है कि मुल्क को किस उसका डिकोड आप कर रहे हैं। हाँ, नहीं यही है। और अच्छा। हमने क्लैरिफाई भी किया 1-2 दफे मुस्लिम लीग नवाज के, यार ये क्या है बार बार हाँ, मुझे क्यों निकाला, तो उन्होंने कहा कि ये बुनियादी तौर पे अब देखिए ज़रा, आप एक सिंपल सा पॉइंट है। अब मेरे दोस्त इसार राना मेरे बड़े भाई हैं, उनके जो है वो उनका जो एग्नी है वो भी मुझे बार बार प्रोग्राम्स में महसूस होती है। अच्छा। एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला पाकिस्तान की पहली नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल नो कॉन्फिडेंस मोशन से, उसका मर्सी आज तक मीडिया पे पढ़ा जा रहा है, भाई क्यों निकाल दिया। हालांकि एक आईनी अमल था भाई, और उसको रोकने भी कोशिश की गई, लेकिन हम तकलीफ से बाहर ही नहीं आ रहे। और ठीक है, तकलीफ वैलिड जेन्युइन भी हो सकती है, जेन्युइन होगी, चलिए मैं इतना मार्जिन। एक बंदा जो 1990 में प्राइम मिनिस्टर बनता है, हाँ वो इस्टेब्लिशमेंट के, मैं तो खुल के बात करने का आदी हूँ, हाँ क्या यकीनन IGI केस आपके सामने है। फिर दोबारा वो 97 में बनता है, उसमें भी चलिए आपको इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सपोर्ट थी, आपने 2/3 मेजॉरिटी ले ली, जिसके बाद आपने इस्टेब्लिशमेंट के तमाम जो पिलर्स थे, फ्रॉम सजाद अली शाह, फारूक लगारी विद 58(2)B, अपने आर्मी चीफ JK शरीफ आदमी से रिज़ाइन दे के चले गए जहांगीर करामत साहब। फिर दोबारा आते हैं वो 2013 में, तो उस दफ़े जब बस नहीं चलता, चूंकि पॉलिटिकल फोर्सेस साथ खड़ी हो जाती हैं, बाहर धरना हो रहा है एक ऐसी जमात का जिसको इस्टेब्लिशमेंट बड़े ही वेल प्लान तरीके से लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। पॉलिटिकल फोर्सेस मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP बाकी मिल जाते हैं, तो फिर आप एक नई इनोवेशन करते हैं कि कोर्ट के ज़रिए निकाल लें। तो इसलिए बार बार वो इस तकलीफ़ का इजहार करते हैं कि मुझे क्यों निकाला। 3 दफ़े एक बंदा इलेक्ट होके आया हो,
राइट रॉन्ग इसकी हम बात नहीं करें तो इतनी एगनी तो उसमें रहती है, हमें तो एक प्राइम मिनिस्टर का नो कॉन्फिडेंस से जाना नहीं भूलना। लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस आपको याद होगा कि किस तरीके से हुआ। सिंध पार्लियामेंट के लॉजेस में जिस तरीके से वहां पर एमएनएस को रखा गया भेड़ बकरियों के तरीके से, हम ये नहीं कह सकते कि सबके जमीर जागे और सबने वोट दे दिया। मुझे सिर्फ एक जवाब दीजिए, ये ट्रेंड तो पाकिस्तान में बड़ा पुराना चल रहा है, इसार राना साहब गवाह हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब मेरा क्या अखलाक कहता है, जब कोई बंदा कहे जी मैं कुरान उठा के कह रहा हूँ, ना हमें किसी ने दोस्त दान दी है, ना हमने कोई पैसे लिए हैं, लेकिन हम डिसएग्री करते हैं पार्टी से, तो उस पर आप क्या कहेंगी? उसको कहेंगे कि जनाब ये हॉर्स ट्रेडिंग है। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक पहले ही उस नो कॉन्फिडेंस से पंजाब में बन चुका था, क्योंकि बुजदार साहब के हवाले से रिजर्वेशन थी। तो जब उस फॉरवर्ड ब्लॉक पे आपने कभी नहीं कहा जनाब ये तो हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, भाई डिसएग्रीमेंट होता है। अब वही मामला जो है 63A की जिस पे आप बात कर रही हैं, सेगमेंट में आगे है। हाँ, जिस दिन ये कहने लगे थे कि आगे है, तो जरा आगे है, तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, उसमें तो आपने नो कॉन्फिडेंस लाने का दरवाजा ही बंद कर दिया। अब पाकिस्तान में जिस प्राइम मिनिस्टर, अगर उस फैसले को इम्प्लीमेंट रखना है, जिस प्राइम मिनिस्टर के पास 2 वोट की भी सबकत होगी, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको कोई गैर आईनी फेल ही करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। ठीक है, चलो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जहां पर मुबश्शिर बुखारी साहब ने इख्तिताम किया है, मैं वहीं से आगाज करूंगी, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 63A है वो भी इसी हवाले से है, जिसमें हम छागा मागा की सियासत को शायद हॉर्स ट्रेडिंग को लीगल करने चाह रहे हैं। कैसे? स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, आर्टिकल 63A केस के हवाले से आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिस पर बेंच की तश्कील पर पीटीआई का जो एतराज है उसे मुस्तरद कर दिया गया। तहम अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात की सदा को जरूर मंजूर किया गया। बहरहाल एक दिलचस्प मुकालमा भी वहां पर नजर आया। जस्टिस जमाल मंदोखैल साहब ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था कि नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है, जिस पर वकील पीटीआई ने कहा कि नजरसानी अपील में फैसले लिखने वाले जज की मौजूदगी लाजिम है। तो कुछ बहसो मुबासा भी डेफिनेटली आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और इस बेंच के दरमियान होता रहा। लेकिन सवाल एक मेरा भी है बुखारी साहब, आज से पहले जो हमने एक प्रेसिडेंट सेट होते हुए देखा है सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम केसेस के हवाले से, जब बेंच में ये नजरसानी जाती है तब जुमेरात की जुमेरात समाअत हुआ करती थी। ये हिस्ट्री कोई ज़्यादा इतनी पुरानी नहीं है। कितना ज़रूरी है ये आर्टिकल 63A? मतलब यानी कि हुकूमत की बका के लिए तो है ही, खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए कि हम रोज़ाना की बुनियादों पर देख रहे हैं कि केस सुना जा रहा है। अच्छा देखिए, पहले तो केस 2 दिन सुना ही नहीं गया, क्योंकि हमारे एक मोहतरम जज साहब ने पहले एक ख़त लिखा, फिर उसके बाद उन्होंने माजरत की कि वो बेंच में नहीं बैठ सकते, फिर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ। अच्छा, लेट मी रिफ्रेज। उन्होंने कहा कि मैंने माजरत नहीं की कि मैं बैठना नहीं चाह रहा, ये खुद उनके अल्फाज है, एतराज़ किया था। जी एतराज़ किया, वट जो डे 1 डे 2 तो उस प्रोसीडिंग में गुजर गए। अब जो हेयरिंग हुई है उसे अगर आप देखें तो आज स्टार्ट हुई है। अब देखें, अब आगे आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि ये डे टू डे बेसिस पे होती है कि नहीं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो पहला दिन तो आज ही था जिसमें ज़्यादा गुफ्तगू हुई और केस प्रोसीड किया। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं 63A के हवाले से, क्योंकि जिस दिन वो फैसला आया था उसी दिन मैंने पीस लिखा था। वो पीस एक अंग्रेज़ी अखबार, अगर आप इजाज़त दें तो नाम ले लें, द न्यूज़ ऑन संडे की वेबसाइट पे पढ़ा है, और उसमें मैंने लिखा था कि ये करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में इन हाउस तब्दीली का रास्ता बंद कर दिया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की है। यानी वायलेशन नहीं की, नया कॉन्स्टिट्यूशनल शिक लिख दी है कि वोट काउंट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तो है जिसने डिविएट किया पार्टी से डी सीट हो जाएगा। अब अगर आप देखें, टेक्निकल पॉइंट है, मुझे भी थोड़ा सा समझाइए। आपने कहा कि इन हाउस तब्दीली का रास्ता बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। कैसे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे खुला लाइसेंस मिल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, एक जमात है सिंपल मेजोरिटी के साथ बैठी है, फॉर एग्जांपल चले 4-5 वोट कर लीजिए, और 4-5 वोट उसी सूरत में उसके ख़त्म हो गए अगर नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन कर देती है उसके खिलाफ, और उसके अपनी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे ये प्राइम मिनिस्टर ठीक काम नहीं कर रहा, ये कैबिनेट ठीक काम नहीं कर रही, इनकी ये पॉलिसी ठीक नहीं है, जैसे कि यूके में होता है, जैसे कि इंडिया में होता है, जैसे कि अमेरिका में होता है, कि डिसएग्रीमेंट करते हैं आप पार्टी पॉलिसी के साथ, और आप उस पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जब भी लेजिस्लेशन होती है या वोटिंग होती है वोट कर देते हैं और आप डी सीट नहीं होते। अब कोई आपके ख्याल में इस पूरे ईवान में कोई भी साहिब ज़मीर बंदा नहीं। एक वाकया तारीखी आपको सुनाता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, अगेन स्पॉन्सर्ड थी,
ठीक है। और बहुत सारी ताकतें पीछे थी उसके, नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, और मोहतरमा के उसी में छांगा मांगा वांगा भी बाद में उसी में ही आया। लेकिन जब दोबारा हुआ रिकाउंटिंग तो मोहतरमा के 3 वोट बढ़ गए। अच्छा। अब 3 वोट जिन हजरात के बढ़े थे उनको मेरे भाई इसार राना साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। उनमें एक नाम था चौधरी अनवर अजीज साहब मरहूम का, दानियल अजीज के वालिद, ठीक है। वो पार्ट थे आईजीआई के, और उन्हें वोट कर दिया बेनजीर के हक में। हाँ। मैंने चौधरी साहब से उनकी वफात से 6 माह कबल मेरे दफ्तर से तशरीफ लाए। मैंने पूछा वो आपने क्यों किया था? उन्होंने कहा यार मैं तो नो कॉन्फिडेंस का मूवर एंड शेकर था, लेकिन जिस दिन वोटिंग डे आया तो चूंकि मैं भुट्टो लवर था, भुट्टो पे मैं जान निसार करता था, तो मैंने सोचा यार मैं भुट्टो की बेटी के खिलाफ ठीक वोट है। करूंगा। और मैंने फिर उस वक्त ठीक जो है। है अपने 2 साथियों को ठीक भी है। कन्विंस किया। अब क्या ऐसी वॉइसेस किसी पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएल हो, सही है। पीपल्स पार्टी हो, ठीक तो है। वो रास्ता बंद हो गया। कोई अगर साहिबे जुर्रत शख्स अगर ये जुर्रत करने की कोशिश करे उसका वोट ही काउंट नहीं होगा, तो अब वो जुर्रत भी खत्म हो गई। यानी जो पार्टी से ठीक है। आप डिफरेंस करते थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अब वो भी कम से कम आप पॉलिसी मैटर पे नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चले जब चले तक पॉलिसी मैटर और क्या कहते हैं ज़मीर की आवाज किस वक्त जागती है सना मिर्जा साहबा, ये हमारे लिए भी इसका अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है जब कोई वजारत के मजे ले रहा हो, मतलब क्या मजाल उसकी कि वो खुद कहे कि मेरी हुकूमत घर चली जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि सारा अमल लीगलाइज हो जाएगा? जहाँ तक मैं ज़रियाब आपका सवाल समझ सकी हूँ, देखिए अगर तो आर्टिकल 63 कि हम प्रोज और कॉन्स के ऊपर बात करें ना कि ये दुरुस्त फैसला होगा या नहीं होगा, हमें थोड़ा सा अपनी सियासत का बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। ये बात दुरुस्त है बुखारी साहब की कि देखिए इस तरह एक आप फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोल नहीं रहे हैं, लेकिन उसकी एक शक्ल जो है वो तब्दील जरूर होती हुई मुझे बज़ाहिर नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि ये बात दुरुस्त है कि जब पार्टी एक चीज डिसाइड करती है, एक अवामी वर्कर जो कि अवाम के मैंडेट के ऊपर आता है, समटाइम्स वो डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन बादल नखास्ता उसको उस डिसीजन के हक में जाना पड़ता है जो कि पार्टी की पॉलिसी होती है। बरतानिया में भी अभी रिसेंटली ऐसा एक वाकया है कि एक कैंडिडेट था जो कि लेबर पार्टी से था, लेकिन वो उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करता था। उसने कहा कि मैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रिप्रेजेंट करूंगा अपने आप को, और पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन कहने का मेरा मकसद यह है कि अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आप इस बात को देखें तो यहां पर ही उस चीज के लिए रास्ता खुल जाएगा कि अगर एक पार्टिसिपेंट या पार्लियामेंटेरियंस चाहे तो रकूम की सूरत में, चाहे तो किसी और फायदे की सूरत में, चाहे किसी और असर रसूख की शक्ल में, वो उस तमाम चीजों को अचीव कर सकता है जो कि उसको पार्टी की हैसियत से या पार्टी के थ्रू नहीं मिल रही होंगी। और उसमें अगर आप उसकी तशरीह के लिए जा रहे हैं तो पहले तो इतना लंबा टाइम आपने वेट क्यों किया नजरसानी की अपीलों के लिए। फिर दूसरी बात यह है कि जो डिसीजन आया था इसकी तशरीह का, इसको कोई पर्सपेक्टिव उस पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जा रहा कि ये कोई अदालती फैसला था, इसको एक सियासी फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। इसके ऊपर तनकीद हुई थी, इसको अप्रिशिएट नहीं किया गया था एक मखसूस हल्के के अलावा। लेकिन मेरी जाती राय अगर आप जाने तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड किया जाए तो ये एक ऐसा फैसला होगा जिसमें पार्लियामेंटेरियंस के लिए वो रास्ता खुल जाएगा जिसमें वो सिर्फ अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे पार्टी पॉलिसी से इनराफ में, बल्कि वो फवायद भी हासिल करेंगे उन दूसरी पार्टियों या हल्कों से जिसके हक में वो वोट देने जा रहे हैं। तो अगर उस पैराए में देखा जाए तो ये गलत फैसला साबित होगा। ठीक है, वही मेरा ख्याल है बड़ी बड़ी मुझे हाँ। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि जो इस तरह की हरकत करता है, बहुत अच्छा पीटीआई ने सबक दिया माजी में जो बाई इलेक्शंस हुए थे। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी पॉलिसी को वायलेट किया था उनको डिफीट फेस करना पड़ी थी। मेरा ख्याल है कि ये अवाम को ये एम्पावरमेंट ये रखिए। दूसरी बात लेकिन बुखारी साहब इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है कि चले उन्हें लोगों ने तो डिफीट कर दिया, लेकिन जहां से उनको बेनिफिट्स मिले, जिस तरह से हमने पहले भी छांगा मांगा की सियासत के हवाले से सारे डी सीट हो गए थे, वो सारे डी सीट हो गए थे, दोबारा इलेक्शन लड़े और रिजेक्ट हो गए। तो जब ये मौजूद है कि वो डी सीट हो जाएंगे, वो मेंबर ही नहीं रहेंगे, तो काहे के बेनिफिट और क्या, और दोबारा उन्हें यकीन नहीं होगा कि हम जीत पाएंगे। चले इसार राना साहब आपकी टेक। देखें बात यह कि हुकूमत तो चाहती है कि आप हमें जिंदा करो, आप फौत हो जाओ, यानी हमें वोट दो, डी सीट हो जाओ, हमें जिंदा कर जाओ। तो हुकूमत का तो बिल्कुल क्लियर है इस हवाले से। और कल चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे थे कि जी हम किसी की नीयत पे कैसे शक कर सकते हैं, तो इरादा कत्ल के ऊपर क्यों लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, या क्यों हम गिरफ्तार कर लेते हैं कि डकैती की नीयत से बैठे हुए थे। अगर हमें नीयतों पे सब कुछ छोड़ना है तो फिर कानून को तो ख़त्म कर दें। अगर नीयतों पर, फिर दूसरी बात यह कि जो हम मुबशर भाई है, इसने मुझे कहा, मुबशर ने कहा
इसार भाई मेरे बड़े भाई हैं, साना ने भी कहा कि बड़े भाई हैं। मुझे ऐसा लगा मैं फैमिली में बैठ के ड्राइंग रूम में अपने छोटे बच्चों से बात कर रहा हूँ। तुसी भी मैंने नायाब भाई कह दो पाए ना, तुसी की कहना चाहते हो ताकि माहौल जरा अच्छा बन जाए सारा ना। तो बरतानिया में तो एक वोट के ऊपर 5-5 साल हुकूमत चल जाती है। एक वोट लेबर पार्टी का ज्यादा था, 5 साल हुकूमत की उसने। तो अगर यही सारा कुछ वहां पे होता, हमारे कानून साज, हमारे अदलिया जैसे लोग, हमारे इंतजामिया के, तो मेरा ख्याल है कि कितनी दफा वहां पे फिर वोट आगे पीछे हो गए होते। इखलाक भी कोई चीज है ना जो हमें नहीं रही बिल्कुल भी। जिस वकील ने अदालत में वो जाके जो किया, मैं उसको सख्त कंडेम करता हूँ, मैं उसकी सख्त मुजम्मत करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये कि जो हमारी अदलिया है वो कब अपने किरदार से अपनी इज्जत करवाएगी। मेरा सवाल तो ये भी है कि क्यों हमें पता चल जाता है कि ये 3 जज बैठे हैं तो अब इन्होंने यही फैसला देना है। हाँ। ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि हमें ये पैसा पता चल जाता है कि अब ये वाला बेंच बैठेगा तो ये फैसला होगा, ये वाला बेंच बैठेगा तो ये फैसला होगा। चीफ जस्टिस साहब ने इस बेंच के अंदर वही लोग क्यों बिठा लिए जो उन 8 जजों के फैसले से इख्तिलाफ करके बैठे थे? ये हमें नहीं नजर आ रहा। फिर आप ये कहते हैं कि जी हमारे ऐसा है वैसा है। हम जुडिशरी का मैं दिल से अच्छा सारा साहब बड़ा मुख्तसर सा कमेंट इस चीज पे रखिएगा क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। आपने कहा ना कि हम लोग तो एतराज उठाएंगे, लेकिन जिस अपनी कम्युनिटी में सब कुछ हो रहा है, मैं वकला बिरादरी के हवाले से बात कर रही हूँ, उनका एहतजाज कब सख्त होगा, उनका रद्द अमल कब सख्त होगा? क्या वो नहीं देख रहे कि क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए बात ये कि जिस तरह पाकिस्तान में हर चीज में तफरीक पैदा हुई है, इसी तरह जो बार्स हैं उनमें भी तफरीक पैदा हो गई है। तारड़ साहब जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस रखते हैं वो बार्स इनके साथ हैं, हामिद खान जहाँ रखते हैं वो बार्स उनके साथ हैं, जहाँ पे फंड्स अच्छी तरह पहुंच गए हैं वो बार्स उधर चली गई हैं, जो बेनिफिशरी हैं वो उधर चले गए। पाकिस्तान इस वक्त एक चू चू का मुरब्बा बन चुका है। और आई एम सॉरी टू से इट्स बीइंग मे बी सख्त लफ्ज हो, लेकिन हम सख्त बेज़मीरे लोग हैं और हमारे लिए ज़मीर इखलाक, ये मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुरान ही इखलाकी है। हमारे ऊपर बैठे हुए लोग इखलाक से आ रही हैं, उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं है कि दुनिया हमें क्या कह रही है। इस बात से परवाह है कि हम बैठे हुए हैं ना, हम एक्सटेंशन ले लेंगे ना, हम ये 63 ये खत्म करके जमीरों को खरीदो फोक्त करवा देंगे, हमें तो बेनिफिट हो जाएगा ना। तो हम इखलाकी तौर पे इतने कमजोर और आरी लोग हैं कि पाकिस्तान में जिन्हों पर नो ही लाल निकलेगा, जेडी ईट पुटो के थलियों एहो जे बेजमीरे निकलेंगे, तो फिर वही हाल होगा जो हमारा हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि हम इखलाक से हट चुके हैं। अदरवाइज चीफ जस्टिस साहब से एक जुमला कहूंगा कि जब वो ये कहते हैं ना कि मैं गैर जानिबदारी, तो फिर उन सवाल उठते हैं कि आपने तो एक पार्टी पे पाबंदी लगाई, बल्ला छीना, आपकी नजर के सामने इलेक्शन चोरी हुआ, आप फॉर्म 47-45 को नहीं मानते, आप कहते हैं मैं नहीं मानता, आप उन फैसलों के लिए जो वो बने हुए हैं और आज वही कहते हैं कि जब डब्बे में बैलेट पेपर्स लाते हैं, हाँ जी, जिन में क्या कहते हैं आपके वोट्स मौजूद हैं, मैं उनको देखूं या फॉर्म 45-47 को देखूं तो उनके माजी और उनके आज के बयानात में भी खुद एक तजाद पाया जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा फिर से ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कल रात तकरीबन 9 से 9:30 बजे के दरमियान पाकिस्तानी मीडिया पर एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक हुई कि जिसके मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हमला किया और 100 से ज़ायद मिसाइल दागे। मुख्तलिफ जो मीडिया नेटवर्क्स हैं इसको मुख्तलिफ अंदाज में रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन अगर इसके हवाले से हम बात करें तो कल का जो हमला था, जो अटैक था ईरान की तरफ से इसराइल पर, उस पर हमने देखा कि जब ईरानी सुप्रीम लीडर की वार्निंग थी तो उन्होंने कहा कि इसराइल पर अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा, कि जिसके जवाब में हमने देखा कि अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया कि इसराइल चंद रोज में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। तो ये एक खासी बिगड़ती हुई सूरत हाल हमें नजर आ रही है ओवरऑल। अगर हम खत्ते के हवाले से भी बात करें, सारा साहब मुझे ये बताइएगा, कल जब ये अटैक हुआ तो इसराइली वजीर आजम जो है उनसे पहले जो बाइडेन है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई, और जो स्टेटमेंट सामने आई उसके मुताबिक अगर देखा जाए और जिस तरीके से हंगामी इजलास वहां पे तलब किया गया उसके हवाले से अगर देखा जाए तो क्या मुस्तकबिल में इस बात का तयन किया जा सकता है कि जो पुष्टपनाही इसराइल को अमेरिका की तरफ से हासिल है उसके बाद ये दोनों सुपर पावर्स मिलकर भी एक मुश्तरका कार्रवाई अमल में ला सकती हैं? नहीं, वो तो ला रहे हैं और बड़ी बेशर्मी से ला रहे हैं, बड़े ढिठाई से ला रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को जूते की नोक पे रखा हुआ है
उन्होंने मुस्लिम ममालिक को जूते की नोक पे रखा हुआ है। वो जहां चाहते हैं जाके मारते हैं। ईरानी सदर को मारना कोई छोटी बात है? ईरान के अंदर जो है उन हसन को मारना कोई छोटी बात है? या क्या कहते हैं, इतने बड़े बैंकर के अंदर इतने लोगों को मार देना छोटी बात है? तो बदमाश हैं, गुंडे हैं वो तो, और उन्हें तो किसी से डर नहीं है। लेकिन देखना यह कि अब दुनिया क्या रिएक्ट करती है, रूस चीन क्या रिएक्ट करते हैं। क्या रूस और चीन ईरान के साथ उसी तरह खड़े होते हैं जैसे अमेरिका खड़ा हो रहे हैं? अगर इस तरह खड़े होते हैं तो इलाके में ताकत का तवाजुन रहेगा। अदरवाइज ये समझ ले कि कल ईरान ने जो हमला किया, चाहे वो शुरली पटाखे ही छोड़े, 2 बंदे जख्मी हुए, उन्होंने ये बताया कि हम कर सकते हैं और इसराइल नाकाबिले तस्खीर नहीं है, उस पर भी हमला हो सकता है। लेकिन दरअसल ये तो तमाचा मारा है मुस्लिम हुक्मरानों के, बेशरम बेहिस मुस्लिम हुक्मरानों के, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने गजा के अंदर कत्लेआम देखा और कुछ नहीं बोल सके। चले ईरान ने कुछ तो रिएक्ट किया, और ये अमेरिका को खड़ा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? ईरान देखें एक लंबी जंग गुजार के आया इराक के साथ, फिर उस पर सैंक्शंस लगे हुए, उसके बावजूद अगर वो इतनी जुर्रत का मुजाहरा कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मुस्लिम हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि तुम भी गैरत से बाहर आओ, तुम भी गैरत का मुजाहरा मुस्लिम करो, ममालिक के लिए मुसलमानों के 3 साथ बड़े खड़े हो। चैलेंजेस है ना, जिसमें इंटेलिजेंस है, न्यू टेक्नोलॉजी है और उनकी इकोनॉमी है। मुबशिर बुखारी साहब, मुझे ये बताया कि एक तो मुस्लिम उम्मा के ये 3 मसाइल जो हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये भी कि जो भी इसाराना सा बात करे थे, रशिया और चाइना, इनकी स्टैंडिंग क्या है? देखिए, एक तो जब आप उम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं ना, तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। ये हम सिर्फ किताबों में या अपने बुलेटिन्स के लिए ये लफ्ज़ हम संभाल के रखें, अदरवाइज इस लफ्ज़ का कोई मतलब नहीं है। अगर उम्मा का मतलब ये होता तो सिर्फ ईरान ही ना होता अकेला, दूसरे कंट्रीज़ भी उसके साथ होते, नंबर 1। नंबर 2, अभी मुस्लिम उम्मा के अंदर से ही इसार भाई ने एक सोशल मीडिया देखा और इसार भाई ने ये फरमाया कि अगरचे वो शुरलियाँ पटाखे हों, वो शुरलियाँ पटाखे ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसलिए इसार भाई कह रहे हैं। और सोशल मीडिया भी मुस्लिम उम्मा कंट्रीज से ये एंटी ईरान सेंटीमेंट्स जहाँ जहाँ हैं वहाँ से ये आ रहे हैं। अदरवाइज ये बैलिस्टिक मिसाइल थे, और इसमें कोई शक नहीं, जिसे आप आयरन डोम बोलते हैं इसराइल का, या उसने जो पैट्रियट्स खरीदे थे एंटी मिसाइल सिस्टम, वो दुनिया का बेहतरीन और बहुत महंगा सिस्टम है। वो तो ये सोच भी नहीं दे सकते कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल हमारे अंदर आके गिर जाएगा। और 3 सेंसिटिव मकामात तो गिरे हैं जो कि उसकी वजह से टारगेट हुआ है। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है इस हमले की कि पूरी इजरायली पॉपुलेशन को बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ा है, इवन नेतन्याहू को भी जाना पड़ा है, जिसका मतलब है खौफ की एक फिजा वहां पे फैल गई। तो दूसरी बात ये कि दूसरा सवाल आपका जो था हिस्सा, जी कैपेसिटी, जिसमें इंटेलिजेंस है, इकोनॉमी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो आप वो भूल जाए ना। हमने तो कभी इंटेलिजेंस पे और साइंटिफिक स्टडीज पे काम ही नहीं किया, हम तो सेंटिमेंट्स के गुलाम रहते हैं। ये इजराइल वाले जो काम करते हैं वो आपको टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह के पेजर फाड़ना, और उसके बाद इंटेलिजेंस के जरिए 14th फ्लोर नीचे जाके बंकर बस्टर यूज करके वो टारगेट्स को अचीव करना, मतलब ये वो दिखा रहे हैं। हम सब गुफ्तगू लिप सर्विस करते हैं। आपने एक बात की थी रशिया की, मुझे लगता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है माजी में, अगर आप सीरिया में देखें जहां पे अमेरिका ने स्टेप इन किया तो वहां पे रशिया ने भी स्टेप इन किया। और मुझे ये लगता है कि अब जो ही वो ईरान की तरफ अगर कोई आता है, इजराइल कोई अटैक करता है, तो रशिया स्टेप इन करेगा, और वो अपनी टेक्नोलॉजी का जो डेफिसिट है जो हमें मुस्लिम उम्मा में नजर आता है, वो रशिया ईरान जो है वो ठीक है। सना साहिबा, कल एक टर्म यूज की जा रही थी गैर मुल्की मीडिया पर, इंक्लूडिंग CNN एंड BBC, मल्टी नेशनल कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम। ये हमें मगरबी ममालिक की सपोर्ट में इसराइल के लिए तो नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी बात की कि मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद हमें नजर नहीं आ रहा, तो क्या ये गैप चाइना और रशिया मिलकर पूरा कर सकते हैं? 1.5 मिनट है आपके पास। देखिए, आपके पास वक्त बहुत कम है, मैं 2-3 चीज़ें सिर्फ कहना चाहूँगी। वो ये कि पहली बात तो हमें ये भूल जाना चाहिए, कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे इशूज़ के ऊपर कभी भी मुस्लिम उम्मा इकट्ठी थी और ना है, सिर्फ ज़ुबानी कलामी जमा खर्च होता है। बात यह है कि ईरान ने जो हमला किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। जुलाई से उनके ऊपर ये प्रेशर था। एक महदूद अटैक पहले भी किए गए थे, उसमें गालिबन 100 या 110 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे, लेकिन उसके जवाब में इसराइल ने उतना प्रोएक्टिव रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन इस मरतबा इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान में इस हवाले से कोई तैयारी नहीं होगी। जो पहली अटैक हुआ उसके बाद ही उनके जो लीडर थे उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया था एक्स के ऊपर कि हम अगर इसके जवाब में इसराइल ने हम पर दोबारा अटैक किया तो इसके जवाब में हम इससे भी ज़्यादा अटैक करेंगे। तो आई थिंक दे आर ऑलरेडी
प्रिपेयर्ड कि इसराइल उनको जवाब जरूर देगा। लेकिन ये बात दुरुस्त कह रहे हैं बुखारी कि ये बहुत सोच समझ के और बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। इसमें कई मिसाइल जो हैं वो अपने टारगेट को हिट नहीं भी कर सके, लेकिन फिर भी जो जितना इसराइली मीडिया खामोश है उस डैमेज के ऊपर बात करने में, जो डैमेज हुआ इससे लगता यह है कि वाकई डैमेज कहीं ना कहीं पहुंचा है और ईरान के पास बैकएंड के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने इसराइल के ऊपर हाथ डाला है। अफसोस की बात यह है कि किसी भी दूसरे मुल्क की तरफ से, चाहे हिजबुल्लाह के सरबराह हो या इससे पहले कुछ महीने पहले इस्माइल हानिया की शहादत थी, दोनों बड़े इवेंट्स और शहादतों के ऊपर खुलकर वोकली किसी भी इस्लामी मुल्क ने बात नहीं की है और यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया और लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और हमने वाकई देखा कि सोशल मीडिया पर तो हम ताज़ीद कर देते हैं, जिस तरीके से जिस बड़े फोरम पर इस बात का इजहार खुलकर करना चाहिए वहां पर मुस्लिम उम्मा हमें खामोश दिखाई देता है। आज सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।